मौर्य काल के अर्थव्यवस्था की बात करें तो अब हम उस बिंदु पर आते हैं जिस पर अर्थव्यवस्था चलती है, यानी विनिमय। विनिमय किस तरह का होता था, उसके क्या जरिए थे। वैसे तो वस्तु विनिमय उस समय प्रचलित था, लेकिन सिक्कों का आदान प्रदान काफ़ी बढ़ चुका था और सिक्के भी 3 तरीके के हो गए थे जो सभी पंचमार्क थे। पंचमार्क मतलब उसमें निशान बना हुआ रहता था, ये सिद्ध करने के लिए कि ये सिक्के अधिकृत हैं, शासन के द्वारा स्वीकार्य हैं। और ये सिक्के जो थे ये 3 तरीके के थे। पहला तो स्वर्ण का सिक्का जिसे निष्क कहते थे, दूसरा करनायण जो चांदी का होता था, और तीसरा होता था काकिड़ी यानी तांबे का। तो सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थे और जैसा मैंने बताया वस्तु विनिमय तो था ही। इनका चूंकि विदेशों के साथ भी व्यापार था, इसलिए निश्चित रूप से ये सिक्के उन जगहों पर भी पाए गए हैं और इससे साबित होता है कि हमारा व्यापार कितने दूर तक फैला था मौर्य काल में। इस बिंदु के बाद अगला बिंदु है कला और उसका स्थापत्य। कला स्थापत्य की बात करें तो मौर्य काल जो है वह इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति पर था, अपनी चरम सीमा पर था। पत्थर के काम, पत्थर पे तराशे गए काम सभी रूप में, चाहे वे मूर्तियां हों, चाहे वे मंदिर हों, चाहे गुफाएं हों, में बहुत पर्याप्त मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। और जॉन मार्शल ने तो यहाँ तक कहा है कि यह स्थापत्य कला के सर्वोच्च उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मौर्य काल में पाए गए हैं। इस काल में जैसा मैंने बताया गुफाओं में, स्तंभों में, पाषाण के बने हुए या मंदिरों में ये सब उदाहरण हमको मिलते हैं जो मूर्तियों के रूप में थे, जो किसी अन्य मुद्राओं में थे, जो जानवरों के रूप थे, आदि आदि। इनमें एक जो उदाहरण है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वह है जिसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं, सारनाथ के स्तूप का स्तंभ। सारनाथ यह अशोक के नाम से जुड़ा हुआ है यह क्षेत्र। यहाँ जो स्तूप है, स्तूप आपको मालूम होगा, स्तूप एक ऐसा गोलाकार, एक स्तंभ जैसा गोलाकार एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जो टीले पे बनाया जाता है और उसके ऊपर स्तंभ के रूप में कुछ लगाया जाता है जिसमें कुछ बातें लिखी होती हैं, या तो शासन के विचार हों या उसमें कुछ चीज़ उकेरी गई हो। तो ये जो सारनाथ का स्तंभ है, इसके सबसे ऊपर चारों दिशाओं में, हर दिशा में मुँह करते हुए सिंह उकेरा गया है। सिंह का बहुत बड़ा विशालकाय रूप उसमें उकेरा गया है। उसके बाद उसके नीचे चारों ही तरफ 4 अलग अलग जानवरों को बनाया गया है, जिसमें सिंह ही है, शेर है, उसके बाद हाथी है, उसके बाद बैल है और घोड़ा है। तो इस प्रकार चारों दिशाओं में एक एक जानवर और सबसे ऊपर चारों दिशाओं में शेर, लायन की मूर्ति, प्रतिमा बनाई गई है। साथ ही हर दिशा में ये जो स्तंभ चौकोर है, इस स्तंभ के चारों तरफ एक गोलाकार चित्र बनाया गया है, गोलाकार का कार्य हुआ है जो अशोक चक्र के नाम से कहलाता है। इस अशोक चक्र में सभी तरह 24 उसमें लाइनें खींची गई हैं जो घंटे को बताती हैं, दिन के 24 घंटे, यानी प्रगति का सूचक है, सतत प्रगति का सूचक इसे माना गया है। और इसलिए सारनाथ का स्तंभ बहुत प्रसिद्ध है अपनी स्थापत्य कला को लेकर। और जैसा मैंने बताया जॉन मार्शल ने इस काल की स्थापत्य कला को और विशेषकर से सारनाथ के स्तूप के लिए बहुत उसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि विश्व का एक अद्वितीय उदाहरण है। यही जो बना हुआ इसमें अशोक चक्र है, यही हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे राष्ट्रीय ध्वज में लिया गया है। इसे ही हमारे नोट में भी, हमारे रुपए के उसमें भी लिया गया है, सिक्कों में भी लिया गया है। और इस प्रकार अशोक के द्वारा बनाए गए इस चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह मानने के पीछे
यह संदेश है हमारे संविधान में कि हम अशोक की उस नीति पर विश्वास करते हैं जिसने उसे प्रसिद्ध बनाया, यानी अहिंसा। तो इस प्रकार ये अहिंसा का सूचक है, चारों दिशाओं में प्रगति का सूचक है और इसके अलावा सतत रूप से विकास का सूचक है। जहाँ तक स्थापत्य कला की बात है, स्थापत्य कला के हमको बहुत सारे उदाहरण, बहुत नमूने उस समय मिलेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा स्तूपों की संख्या है। किसी ने तो उसमें लिखा है कि शायद 84,000 स्तूपों का उसने निर्माण किया। 84,000 स्तूप थे या स्तंभ थे, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक हमको ऐसे 40 स्तंभ मिले हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हैं। तो इन क्षेत्रों में जहाँ ये पाए गए हैं, ऐसा माना जाता है वहाँ पे अशोक का प्रभाव था, चाहे वह राजनीतिक रूप से उसके साम्राज्य का हिस्सा रहा हो वह क्षेत्र, चाहे उसके अपने स्वयं के धम्म विचारों का प्रभाव रहा हो। इसके अतिरिक्त राजप्रासाद मिले हैं, राजप्रासाद यानी बड़े बड़े महल, और अन्य तरह के शिल्पकारी के बहुत सारे उदाहरण मिले हैं। ये शिल्प कला जो इतनी विकसित थी और जिस पर भारी ध्यान दिया जाता था, इस पर शासन ने कर भी लगाया था जो 10% हुआ करता था, कीमत का 10% का। तो इस प्रकार उस समय हमें कराधान का भी उदाहरण मिलता है जो अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्पष्ट है। अर्थव्यवस्था के बाद शिल्प कला और उसके बाद हम उनके जीवन के बारे में दो बातें जाने। उनका उस समय का सामाजिक जीवन बड़ा उन्मुक्त था। इसकी उन्मुक्तता का उदाहरण और शांति का उदाहरण इस बात से लिया जा सकता है कि मेगास्थनीज, जो उस समय मैंने आपको बताया एक राजदूत के रूप में उस दरबार में था, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि लोग ताला नहीं लगाते थे। यह एक बहुत बड़ी बात है कि उस ज़माने में लोगों के द्वारा घरों में ताला नहीं लगाना अर्थात पूर्ण रूप से शांति थी, किसी तरह की चोरी चपाटी के उदाहरण नहीं मिलते हैं। तो ये उनके सामान्य जीवन की ओर इशारा करता है। साथ ही जो धनाढ्य वर्ग था उसमें बहुविवाह प्रचलित था, अमीर परिवारों में बहुविवाह की प्रथा थी, लेकिन इसके बाद भी ये सुनिश्चित था कि महिलाओं की स्थिति उस समय काफ़ी अच्छी थी। सामान्य जीवन की ये बिंदुओं को जानने के बाद अब हम इस बिंदु पर आते हैं, अंतिम बिंदु पर उनके, और वह था शिक्षण। तक्षशिला, आपको याद होगा रेशम मार्ग एक हुआ करता था, सिल्क रूट, जो चीन से चलकर वो ऐसा मार्ग था, ऐसा रास्ता था जिसमें रेशम का व्यापार होता था और भारत के कई शहरों को छूते हुए, कौशाम्बी आदि शहरों को, अवंती आदि शहरों को छूते हुए वो तक्षशिला अफगानिस्तान के पास तक जाता था। तक्षशिला जो था वह एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। कहा जाता है कि शायद चंद्रगुप्त मौर्य भी वहाँ का विद्यार्थी रहा था। कल्पना करिए, पाटलिपुत्र बिहार में है, तक्षशिला अफगानिस्तान के पास है। उस समय आज से इतने हजार वर्ष पूर्व एक राजा का या एक राजकुमार का उस समय उस जगह से जाकर वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाना कुछ मायने रखता है, कुछ इशारा करता है। इस तक्षशिला में मूल रूप से तर्क, कराधान, दंड और अन्य कुछ विषय पढ़ाए जाते थे जो शासकीय कार्य में बड़े अहम रखते थे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का केंद्र होता था। उसके अलावा ऐसे और उदाहरण मिले हैं जहाँ पर शिक्षा बड़े स्तर पर दी जाती थी। मौर्य काल के बारे में इतना जानने के बाद, इतनी सब जानकारी के बाद, हम समझ सकते हैं कि यह काल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था, मौर्य शासन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसका निष्कर्ष इन सब बातों का यह है कि मौर्य काल से भारत का जो इतिहास है उसमें एक सततता आती है। उसके बाद एक इतिहास, भारत का इतिहास एक निश्चित रूप लेता हुआ नजर आता है। मौर्य काल, दूसरी बिंदु, एक ऐसा काल जिसमें अशोक जैसे महान राजा को जन्म दिया और जिसने अहिंसा के विचारों को उस समय रखा जो विश्व में आज सर्व रूप से माना जाता है। तीसरा,
स्थापत्य कला का उदाहरण जो बारंबार बताया जा रहा है उससे स्पष्ट है कि उस काल के लोग कितने आगे थे अपने समय से और आज भी उस काल की स्थापत्य कला हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। चौथा बिंदु, धम्म विजय, जो मैंने पूर्व में बताया कि किस प्रकार अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध विजय यानी युद्ध के द्वारा विजय प्राप्त करने की नीति को त्याग कर धम्म की नीति अपनाई और ऐसा तय किया कि अब धर्म प्रचार के माध्यम से लोगों के दिल को जीता जाए। पांचवा, उसके बाद अशोक ने इस युद्ध के बाद ये तय कर दिया कि अब किसी भी तरह की सेना नहीं रहेगी और शायद यही कारण था कि मौर्य काल अशोक के बाद पतन की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि उसने सभी तरह की फौजों को जो उसके पास मैंने बताया था, उसके पास हाथी की सेना थी, घोड़े की सेना थी, पैदल सेना थी, नौसेना थी, ये सबको उसने डिसबैंड कर दिया था। और परिणाम ये हुआ कि उसके बाद उसी के परिवार के जो वंश के जो राजा आए वे धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए और पड़ोसी राज्यों का प्रभाव बढ़ते गया, वे भारी पड़ते गए और अंततः मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। तो ये बिंदु हैं जो मौर्य काल को इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं हमारे इतिहास के लिए। जब उत्तर में मौर्य शासन चल रहा था और उत्तर भारत में मौर्य काल का प्रभाव था, मौर्य शासन का प्रभाव था, बल्कि उनका दक्षिण तक भी प्रभाव था। दक्षिण में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर क्षेत्रीय राजा थे, लेकिन अपने तरीके से वे लोग भी उतने ही ताकतवर थे, मजबूत थे और एक स्थायी शासन उन्होंने दिया था। इसमें 3 वंश मुख्य रूप से जाने जाते हैं, चेरा, चोलाज और पांड्या। चेर, चोल और पांड्या, ये तीनों दक्षिण भारत में विभिन्न जगहों पर स्थित थे और चेर वंश का जो शासन था वह तमिलनाडु और केरल के आसपास था, उस क्षेत्र तक था। पांड्या वंश का जो था उनकी राजधानी मदुरई थी और जो चोल वंश था उसकी राजधानी तिरुचिरापल्ली। आप देखेंगे बड़े स्पष्ट रूप से इनका जो शासन था, इनका जो राज्य था वो बटा हुआ था और तीनों ही बहुत ताकतवर थे। और जब 3 पड़ोसी ताकतवर हों तो निश्चित रूप से अच्छे संबंध, मधुर संबंध होने की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में इनके बीच में सतत रूप से द्वंद्व होता था और एक दूसरे को पराजित करने की होड़ लगी रहती थी। जैसा मैंने बताया कि ये 3 शासन वहाँ के जो थे या 3 वंश जो वहाँ पे शासन कर रहे थे, इस काल में वहाँ का जीवन बड़ा अच्छा था। बहुत धनी ये राज्य थे, काफ़ी धनी थे और इनके अत्यधिक धनी होने का कारण था इनका विदेशों से व्यापार। मिस्र के साथ और उस क्षेत्र के आसपास के अन्य सभ्यताओं के साथ इनका व्यापार, समुद्री व्यापार उस समय बना हुआ था। आप देखेंगे इसीलिए ये जो तीनों साम्राज्य हैं इनके पास बंदरगाह थे और बंदरगाहों के माध्यम से जल मार्ग से इनका व्यापार होता था और व्यापार में यहाँ से सामान निर्यात होता था और उसके बदले हमें सोना मिलता था। तो एक तरीके से व्यापार भारत के या चेरास, पांड्यास और चोलास के पक्ष में था, इस रूप में कि पैसा, धन आता था और माल जाता था। किस तरह का माल उस समय जाता था? विशेष रूप से पत्थर, जो महंगे पत्थर होते थे, मलमल, मसाले, लोहे और मेटल के सामान और उसके साथ सूती सामान आदि आदि फर्नीचर, इस तरह के सामानों का निर्यात भारी रूप में होता था और उसके बदले हमें सोना मिलता था। तो इस प्रकार ये जो काल है, एक तरीके से दक्षिण भारत में यह काल एक तरीके से स्वर्ण काल के रूप में जाना जा सकता है। इस काल की जानकारी या इन तीनों राजवंशों की जो नवीन प्रणाली थी, शासन की नवीन प्रणाली, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उत्तर की जानकारी तो हमें ये स्थापत्य कला के उदाहरणों से, जैसा मैंने बताया, या साहित्यिक पुस्तकों से, जिसमें मेगास्थनीज की पुस्तक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र है। आपको मालूम होना चाहिए कि दक्षिण भारत के इन वंशों की जानकारी भी हमें मोटा मोटा इन्हीं
स्रोतों से ही मिलती है। कलिंग में खरावेला और हंठी गुफा, ये मैंने आपको बताया था पूर्व में, जहाँ पर शिलालेख अशोक के पाए गए हैं, उस शिलालेख से स्पष्ट होता है कि कलिंग के राजा ने इन तीनों को परास्त किया था और उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा भी बनाया था। ये जानकारी हमें उन्हीं स्तूपों से, उन्हीं स्तंभों से मिलती है, पाषाण स्तंभों से मिलती है। इसके अलावा हमें कुछ जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका से भी मिलती है, वहाँ के शासन प्रशासन के बारे में, और साथ ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी यह महसूस होता है कि शायद दक्षिण के बारे में भी जानकारी इसी पुस्तक में दी गई है। केरल के जो राजा थे जीरल आदन के बारे में कहा जाता है कि शायद उसका साम्राज्य इतना बड़ा था, उसे जो उपाधि दी गई थी उसका अर्थ था एक ऐसा राजा जिसका साम्राज्य हिमालय से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और इन लोगों के जो संबंध थे, व्यापारिक संबंध, वो जहाँ मिस्र और उन देशों के साथ थे, वहीं दूसरी ओर श्रीलंका के साथ भी बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध बने हुए थे। तो इस प्रकार इस राजा का जो क्षेत्र माना जा सकता है, कम से कम उपाधि से तो ऐसा ही लगता है कि उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। कवियों ने उसे इतना बड़ा राजा माना है कि उसे हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक उसकी मानो सीमाएं हों, जबकि इसे सच्चाई नहीं है। चोल मंडलम, यह चोल साम्राज्य के क्षेत्र को कहते थे, जो कई मंडलों में, कई भागों में बटा हुआ था, और इसीलिए वह चोला मंडल कहलाता था। अंतिम पांड्यास जो राजा थे, पांड्या राजाओं की विशेषता ये थी कि ये लोग इन तीनों वंशों में सबसे ज़्यादा ताकतवर थे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, और इन्हीं का व्यापार सबसे ज़्यादा विदेशी ताकतों के साथ होता था।